जय भीम। तमाम लोग ऐसे हैं जो एक बेहतर समाज बनाने के लिए अपनी तमाम चीज़ों को दाँव पे रखते हैं, अपनी नौकरी छोड़ देते हैं, संगठन बनाते हैं या फिर संगठन से जुड़ते हैं, फिर पॉलिटिकल विंग बनाते हैं, उससे जुड़ते हैं। ऐसे ही एक शख्स हैं हमारे साथ हेमराज सिंह पटेल जी, जो कि पेशे से शिक्षक रहे हैं और इनका सब्जेक्ट भी जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है। ये सोशियोलॉजी पढ़ाई है इन्होंने, फिज़िक्स के टीचर रहे हैं, संस्कृत के टीचर रहे हैं। मतलब समाज को, इतिहास को, वेदों को, सबको और फिर विज्ञान को, सबको इन्होंने आत्मसात किया हुआ है। काफ़ी सालों तक यह बामसेफ में रहे हैं और उसके बाद एक पॉलिटिकल विंग जो बामसेफ की पॉलिटिकल विंग थी, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया, उसके साथ जुड़े हैं और उसके महासचिव हैं। हमारे साथ हेमराज सिंह पटेल जी हैं, आप लोग उनको देख सकते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। जय भीम, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय। जय भीम जय मूल निवासी, थैंक यू। सबसे पहले तो सर, एक बेहतर समाज बनाने की जो प्रक्रिया होती है, कहीं न कहीं एक लोकतंत्र, एक स्वस्थ लोकतंत्र के ज़रिए कोई समाज बेहतर बनता है। तो लोकतांत्रिक पद्धति ही पर्याप्त प्रतिनिधित्व का उद्देश्य पूरा कर सकती है, ऐसा आपका मानना रहा है हमेशा। तो जी जी। इस सोच के पीछे क्या वजह है? देखिए सर, आप सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे अपनी बात रखने के लिए इनवाइट किया। जी। दूसरी बात ये कि आज हमारे एक आदि विद्रोही और वीर तिलका माझी जी का परिनिर्वाण दिवस है। जी, आज जब हम लोग इस 13 दिवस तारीख को पर बात कर मैं रहे हैं, 13 जनवरी को। जी जी जी, तो सबसे पहले मैं उनको अभिवादन करते हुए हमारे समाज के सभी लोगों को मैं विनम्र अभिवादन करता हूं। और आपने जो अभी सवाल उठाया कि लोकतांत्रिक पद्धति, सबसे पहले तो हमें लोकतांत्रिक पद्धति जानना होगा। हुँ, और हम पीछे सम्राट अशोक के शासन काल को यदि देखते हैं, हुँ, हुँ। जो सोशल वेलफेयर का जो उनका कॉन्सेप्ट रहा है, उनके शासन काल में जो व्यवस्था रही है, जी। और आगे चलकर उनकी 10 पीढ़ियों का जो सिस्टम रहा है, वो डेमोक्रेटिक पैटर्न का रहा है। हुँ, और भारत में तथागत बुद्ध ने जिस सिस्टम को डेवलप किया, हुँ, उस सिस्टम को आगे ले जाकर के साहू महाराज ने, यहाँ तक कि उसके पहले की यदि हम बात करें हुँ, तो छत्रपति शिवाजी महाराज भी अपने शासन काल में इस चीज को लागू किए हैं। हुँ, अब वो अलग बात है कि इतिहास में बहुत सारे लेखकों ने उनको सही जिक्र नहीं किया है, जी। लेकिन शिवाजी महाराज का यदि शासन देखा जाए हुँ, तो रैयत को और रियासत को उन्होंने बहुत ही संयमित ढंग से चलाया था। हुँ, और लोकतंत्र का मतलब ये है हुँ, कि जनता ही सत्ता का सार्वभौमिक केंद्र होती है। जी। ये सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र में जनता ही सार्वभौमिक केंद्र होती है सत्ता का। जी। लेकिन जनता स्वयं सत्ता का उपभोग नहीं करती। हुँ, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सत्ता का उपभोग करते हैं। जी। तो लोकतंत्र में एक पर्याप्त प्रतिनिधित्व जो शब्द है, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, जी, और वो पर्याप्त प्रतिनिधित्व शब्द तभी फुलफिल हो पाएगा जी। जब हम लोगों को समान अवसर देने की बात करते हैं। हुँ, हुँ, केवल बात नहीं करते हैं, उसको प्रैक्टिकल प्रैक्टिस में जमीन में उतारते हैं। जी। भारत के संविधान के प्रियम्बल में जो बात कही गई है कि अवसर और प्रतिष्ठा की जो समानता देना है लोगों को, हुँ, हुँ, और पहली लाइन में कहा गया है कि हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग का मतलब किसी धर्म का, किसी जाति का, किसी भाषा या क्षेत्र का आदमी नहीं, हुँ, पूरे के पूरे भारत के नागरिकों का उससे जी, जो बात निकल के आती है। जी। तो लोकतांत्रिक पद्धति से हम जब सबको अवसर देंगे, उनकी प्रतिष्ठा का भी ध्यान रखेंगे, हुँ, तो निश्चित रूप से जो एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है, पर्याप्त प्रतिनिधित्व है हुँ, जनसाधारण का, वो फुलफिल होगा। हुँ, सामान्य सी बात तो इतनी ही है, फिर और आगे गहराई में अपन जाएंगे तो बहुत जी, सारे पहलू उसके निकल कर जी, आएंगे। जी। हाँ, सर, आपके बारे में जहाँ तक मुझे पता है और आपने बताया भी कि आप शिक्षक रहे पेशे से। बामसेप से जुड़े, कई सालों तक जी जी बामसेप में रहे, अब एक पॉलिटिकल विंग से जी आप जुड़े हुए हैं, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया से। क्या वजह जी जी। रही कि आप
शिक्षक की आपने नौकरी छोड़ दी, जबकि आपकी आपकी नौकरी तकरीबन 10-12 साल बची हुई थी और आप एक जी, बेहतर जी। समाज बनाने के लिए निकल पड़े। क्या वजह क्या रही इसकी? अपने बारे में भी बताएँ थोड़ा। वजह ये थी वजह ये थी कि नौकरी में रहते हुए दोनों काम आप करना सर ज़रा ज़रा अपने मुश्किल पड़ अपने रहा था। बारे में और अपने बैकग्राउंड के बारे में भी थोड़ा बता दें। मैं एक कृषक परिवार से आता हूँ। जी। मेरे पेरेंट्स बहुत ही सामान्य फैमिली के हैं, हुँ, लेकिन एक प्लस पॉइंट है हमारे लिए कि अभी तक मेरे पिताजी और चाचा जी की जो फैमिली है, जॉइंट फैमिली है। जी, मेरे पिताजी तो पिछले 18 साल से हमारे बीच नहीं रहे, जी। लेकिन फिर भी जॉइंट फैमिली होकर के हम लोगों का जो पूरा पारिवारिक वो है, पीछे हमारे 2 तस्वीरें लगी हुई हैं, शायद आपको दिख रहा जी, होगा। जी, दिख रहा है, दिख रहा है। तो एक हमारे दादाजी हैं और एक हमारे पिताजी हैं। जी। और पिताजी के ज़माने से ही हम पिताजी भी हमारे इसी सोच के रहे हैं हुँ, कि परिवार को यदि पालना है तो कुछ छोड़ना भी पड़ेगा। हुँ, और परिवार का मतलब केवल अपने बीवी-बच्चे नहीं होते। हुँ, परिवार का मतलब जिनसे हमारा खूनी रिश्ता होता है, हुँ, हुँ, उन सबको हम परिवार मानकर उनकी प्रतिष्ठा और उनके अवसर को ध्यान में रखकर हुँ, आगे बढ़ें। हुँ। तो 2001 में हमारे मार्गदर्शक एक मिस्टर रहे हैं लेट एसकाई एचपी वर्मा जी, जो जी। डिप्टी डायरेक्टर जहाँ मैं एज ए टीचर था, आप वहाँ शायद वो उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखते पोस्ट हैं सर? होने आए। नहीं, नहीं, मध्य प्रदेश में रीवा मध्य डिस्ट्रिक्ट से हूँ मैं जी, नेटिवली, जी, लेकिन वर्तमान में एस्टेब्लिश हो चुका हूँ शहडोल में एक छोटा-सा घर बना के। जी। और यहीं उस डिप्टी डायरेक्टर साहब से हमारी मुलाकात हुई थी और यहीं से हम शुरू हुए थे। हालाँकि इस व्यवस्था के खिलाफ मैं 12 वर्ष का था लगभग, तभी से मेरे दिमाग में कुछ कीड़े घुस चुके थे। हुँ, और वहीं से मुझे ये लगा कि ये जाति और ऊँच-नीच का जो सिस्टम है, ये ठीक नहीं है। हुँ, हुँ, और तभी से अंदर-अंदर मुझे ये महसूस हो रहा था कि यदि इसका विरोध नहीं होगा, तो ये बढ़ता जाएगा। हुँ, और 2001 में मैं अपनी पढ़ाई लगभग पूरी करके हुँ, बीएड भी हमारा उस समय चल रहा था और स्कूल भी जॉइन कर चुका था। तब उनसे 1 जुलाई 2001 में हमारी उनकी मुलाकात हुई एक कैडर कैंप में। हुँ, और वहाँ से फिर मैं आगे उन्हीं के मार्गदर्शन में चला और फिर वामसेप जैसा प्लेटफ़ॉर्म मिला। हुँ, और वामसेप के प्लेटफ़ॉर्म में आने के बाद वामसेप ने हमें एज़ ए राष्ट्रीय प्रचारक के रूप में नियुक्त किया और पूरा देश हमने घूमना शुरू किया और लगा कि समाज को जगाने के लिए एक नहीं कम से कम हज़ारों लोगों की ऐसी ज़रूरत है जो 24 घंटा केवल यही काम करें। हुँ, हुँ, और यदि मैं शिक्षक रहता, हालाँकि शिक्षक रहते हुए भी मैं बहुत सारा काम कर रहा था, जी, लेकिन जिस संस्था से आप जुड़ो, उस संस्था का भी कोई नुकसान ना हो, हुँ, इसलिए हमने 2018 में ये ज़रूरत महसूस हुई, संगठन ने भी ये महसूस किया हुँ, कि भई आपको फुल टाइम वर्क करना चाहिए। मुझे भी लगा कि पार्ट टाइम में जो बातें हम समाज को बताना चाह रहे हैं, वो नहीं हो पा रही। जी, संडे संडे या सैटरडे संडे 2 दिन में भागम-भाग लगा रहता था। हुँ, तो इसलिए परिवार से भी कुछ ऐसे संकेत मिले कि भई यदि एक व्यक्ति इस तरह से निकलता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हुँ, अभी जॉइंट फैमिली है तो चल जाएगा, घर जी, से अपना खाने रहने की व्यवस्था हो जा रही है। हुँ, तो हुँ, इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है, सिंगल होता अलग तो ज़रूर दिक्कत होती। हुँ, तो सबसे पहले तो मैं हमारे परिवार के लोगों ने इसलिए मानसिक रूप से हमें प्रोत्साहित किया, एक कारण ये भी है। हुँ, दूसरा, पिछले लगभग 20 साल के अनुभव में हमने ये पाया कि समाज बहुत ही अंधेरे में है हुँ, और इस अंधेरे से इसको उजाले में लाना है यदि, तो तथागत गौतम बुद्ध का हमने जब इतिहास पढ़ा, उनके मतलब साहित्य पढ़े, तो मुझे लगा कि इस देश में हजारों गौतम बुद्धों की ज़रूरत है, हुँ, जो प्रतिदिन घर छोड़ के आगे बढ़ते जाएँ और समाज को उनके हक और अधिकार के साथ-साथ उनके नैतिक जीवन की ज़िम्मेदारी को बताते हुए आगे निकले। जी, इन सारी बातों को लेकर मैंने शिक्षण कार्य छोड़ा, हालाँकि हुँ। समाज में भी शिक्षण कार्य ही मैं कर रहा हूँ, एक प्रकार जी। से ये शिक्षण जी, जी, कार्य ही बिल्कुल, है। बिल्कुल, बिल्कुल। कैडर तो सर जी। सर जो आपने तमाम अपना अपनी व्यक्तिगत जीवन को और तमाम चीज़ों को दाँव पे रख के एक नया समाज के बीच में निकले।
कैसा समाज बनाना चाहते हैं आप और वो कैसे बनेगा? क्या कमियाँ दिख रही हैं आपके समाज में जिसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है? सबसे पहली कमी ये है कि हमारे समाज का जो नैतिक चरित्र है ये गिरा हुआ है, हुँ, और ये गिराया गया है, अपने से नहीं गिरा है। जी। इस देश में आर्यन कल्चर जब से आया, मतलब हुँ, जब से एस्टेब्लिश हुआ, हुँ, तो इन्होंने हमारे समाज से इतना हार्ड वर्क लिया, हुँ, इतना हार्ड वर्क लिया कि हमारे समाज की स्किल ही हार्ड हो गई। हुँ, और हार्ड स्किल की वजह से हमारा समाज, जो जिसको हम भाईचारा कहते हैं, ब्रदरहुड कहते हैं, जी। ये नहीं बन पा रहा है। हुँ, हमारा समाज हार्ड स्किल का होने की वजह से एक दूसरे से बड़ा नफरत करता है, हुँ, थोड़ी-थोड़ी सी बातों पर झगड़ बैठता है। और इसको दूर करने के लिए सबसे पहले उसमें नैतिक चरित्र का विकास करना होगा। हुँ, और जिस समाज का नैतिक चरित्र गिरा दिया गया हो, हुँ, पतन कर दिया गया हो, उसको निश्चित रूप से चरित्र को एस्टेब्लिश करने में समय लगेगा, हुँ, लग रहा है। हुँ, और यही एक रास्ता है जिसमें हम हमारा जो मोरल कैरेक्टर को डेमोक्रेटिक पैटर्न पर यदि हम ठीक करते हैं। जी। सर आपकी आवाज़ आवाज़ म्यूट हो गई आपकी। जी, हम ये जी, देख पा रहे हैं कि समाज में जो जागरूकता, जो ललक दिख रही है, समाज को ये एहसास भी होने लगा है कि हमारे साथ जो सदियों से अन्याय और अत्याचार हो रहा है, हुँ, जब हम इसके खिलाफ खड़े नहीं होंगे तो ये रुकने वाला नहीं है। तो समाज इस दिशा में मोरल कैरेक्टर को लेकर के आगे बढ़ रहा है, जिसमें हम कैरेक्टर बिल्डिंग प्रोग्राम यदि डेवलप करते हैं, हुँ, कैरेक्टर बिल्डिंग प्रोग्राम, तो इससे ही समाज जागरूक होकर के डेमोक्रेटिक पैटर्न पर आगे बढ़ेगा। जी। और इस देश में हम जो कल्याणकारी राज्य बनाने की संकल्पना है भारतीय संविधान में, हुँ, हुँ, और सम्राट अशोक का जीवन दर्शन, उनका शासनकाल भी हमें ये बताता है, हुँ, हुँ, शिवाजी का भी शासनकाल यही बताता है। हुँ, हुँ, तो निश्चित रूप से समाज को जब इतिहास की जानकारी होगी, हुँ, तो उसके चाल, चरित्र और चेहरे में चेंजेज आएंगे, हुँ। और आगे चल कर के ये समाज डेमोक्रेटिक बनेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। जी, डेमोक्रेटिक बनेगा और आपकी पार्टी का नाम ही डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है। पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया। जी, जी। जी, जी। हाँ, हाँ, पीपुल्स सर तो पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक हाँ। तो सर आपकी जो पार्टी है अभी किन-किन राज्यों में सक्रिय है? और चुनावी राजनीति में हम बात करें, तो अभी 5 राज्यों के चुनाव भी हैं। जी, आप अपनी पार्टी के राष्ट्रीय जी, जी, उपाध्यक्ष हैं। तो कहाँ पे खड़ी है जी। आपकी पार्टी? किन-किन राज्यों में वो आप लोग चुनाव में उतर रहे हैं और क्या स्थिति है वहाँ? चलिए हम थोड़ा-सा पीछे से बताना शुरू करें तो ज़्यादा जी, ठीक रहेगा। जी प्लीज़। पिछले 31 अक्टूबर 2018 को हमको रजिस्ट्रेशन मिला पार्टी का, हुँ, हुँ। और 2 नवंबर से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और 2 और राज्यों का चुनाव घोषित हो गया था। ठीक है। और केवल 2 दिन में हम, मतलब हमारा जन्म हुआ नहीं, पैर हमारे ज़मीन में पड़े नहीं कि चुनाव के मैदान में हमको आना पड़ा। जी, मध्य प्रदेश में हम 37 सीट में लड़े 2 दिन के अंतराल में, जी। राजस्थान में 6 सीट में और छत्तीसगढ़ में 2 सीट में। हुँ, उसके बाद 2019 का लोकसभा चुनाव हम 57 सीटों पे लड़े 13 राज्यों में मिलकर के। हुँ, हुँ, फिर उसके बाद हरियाणा, दिल्ली, बिहार, हुँ, हुँ, झारखंड, हुँ, इन राज्यों में हमने चुनाव लड़े, और उम्मीद से ज़्यादा हमें मत मिले। हुँ, हुँ, जैसा हम पहली बार आए, हमको कोई जानता नहीं था, हुँ, हुँ, फिर भी उम्मीद से ज़्यादा लोगों ने वोट किया। और हुँ, अभी वर्तमान में 5 राज्यों में जो चुनाव है, हुँ, हुँ, इन 5 राज्यों में से हम 3 में से लड़ने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में। हुँ, और समाज में अभी जो परिस्थिति बनी हुई है, जी। उससे हमको लग रहा है कि हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे, हुँ, और आगे चल कर के हम लोगों को ये दिखाने में कोशिश करना है, तो यही डेमोक्रेटिक और संस्थागत ही रास्ता है, जिससे हम संविधान की सारी बातों को लागू कर सकते हैं। जी। सर भारतीय जनता पार्टी की हम बात करते हैं जो तमाम प्रदेशों में सत्ता पे है, केंद्र सरकार में जी, सत्ता में है। इस पार्टी के अगर हम आकलन करें तो देखेंगे कि जो जी, पिछड़े वर्ग का वोट है, जिसमें वो पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग आता है, खास तौर पे अति पिछड़ा वर्ग है।
उसको इसने केंद्रित किया। और जो माननीय कांशी राम जी, एक दौर में जो अपनी पार्टी उन्होंने बहुजन समाज पार्टी बनाई और तमाम उन समाजों को मौका दिया जिन्होंने कभी राजनीति देखी नहीं थी, जिन्होंने कभी सोचा नहीं था कि एमपी एमएलए बनेंगे। उन समाजों से निकाल के वो लोगों को जी, स्थापित जी, किया उन्होंने। और जी, जी, एक निर्भर राजनीति जैसा जी, प्रोफेसर रवि कुमार कहते हैं, वैसा उन्होंने बनाया। आज आज जी, आप स ये जो अति पिछड़ा वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, जिस देश में जिसकी आबादी हम कहते हैं, मानते हैं कि 50% के करीब है, वो जी, उसके बूते तमाम दल कांग्रेस ने सालों तक शासन किया, भारतीय जनता पार्टी शासन कर रही है, लेकिन ये जो पिछड़ा वर्ग है, ये साथ नहीं आ पा रहा है। जबकि कहीं न कहीं वो आपस में कनेक्टेड है, वो मान रहा है कि हाँ, हम भी पिछड़े, तुम भी पिछड़े, फिर क्यों नहीं साथ आ पाता है? फिर देश बदल क्यों नहीं पा रहा है? उसके हाथों में ताकत क्यों नहीं आ पा रही? देखिए, पिछड़े वर्ग के साथ तो 1935 से ही क्या कहना चाहिए, द्वेष भाव चल रहा है। हुँ, और आपको बता दें, हुँ, इस जी, देश के जो प्रथम उप प्रधानमंत्री रहे हैं, हुँ, सरदार पटेल जी, हुँ, जिन्होंने जब 563 रियासतों का विलीनीकरण किया, हुँ, तो चूंकि रियासत जो थी तो लगभग फॉरवर्डों की थी, हुँ, हुँ, और फॉरवर्ड तब से खासकर बैकवर्ड को सामने भले कुछ वो ना व्यक्त करता हो, लेकिन इंटरनल सबसे बड़ा दुश्मन बैकवर्ड को मानता है वो। हुँ, ये हमारा समाज अभी इस बात को समझ नहीं पा रहा है, और इसलिए वो बैकवर्ड को बहुत ज्यादा बरगलाता रहता है। हुँ, दूसरा एक कारण यह है कि बैकवर्ड में बहुत सारी जातियां अपने आप को फॉरवर्ड मानती हैं। हुँ, आप फील्ड में देखेंगे तो वो अपने आप को क्षत्रिय या वैश्य मानती है। हुँ, जब से मंडल कमीशन की बात उठी, तब जी, से थोड़ा सा जागरूकता आई, हुँ, लेकिन मंडल कमीशन के समय में जितनी जागरूकता आनी चाहिए थी, उससे जी, ज्यादा काम आरएसएस और कांग्रेस से और समर्थित जो संगठन थे उन्होंने किया। हुँ, और मंडल को कमंडल में बदलने का काम जो हुआ, हुँ, उसके बाद माननीय काशीराम जी के जमाने में जब बीएसपी नाम की पार्टी बनी, हुँ, हुँ, कायदे से बीएसपी यदि लोकतांत्रिक और संस्थागत नेतृत्व को लेकर आगे बढ़ती, तो ये जी सर। भाजपा का जन्म ही नहीं होने पाता। जी, जी, जी। जो उम्मीद थी कि ये बसपा जैसी पार्टी राष्ट्रीय स्तर का मतलब स्थान ले लेगी, हुँ, हुँ, और उत्तर प्रदेश से निकलकर दूसरे प्रदेशों में जाएगी, हुँ, हुँ, और दूसरे प्रदेशों में जाने के बाद इस देश में डेमोक्रेटिक कैरेक्टर डेवलप होगा। हुँ, मतलब समाज ने ये माना कि सबको अवसर मिलेगा, हुँ, हुँ, लेकिन वो अवसर मिला नहीं। जी, आपको मैं याद दिला दूं, आप तो ऑलरेडी पत्रकार हैं तो आपको पता होगा, हुँ, हुँ, 1997 में जी, बहन मायावती जी से एक सवाल किया गया था कि आपने ब्राह्मणों को पार्टी में क्यों शामिल किया। हुँ, अब पता नहीं किस एंगल से उन्होंने ये जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि पिछड़े वर्ग को ठीक करने के लिए। और आज पिछड़ा वर्ग जो खासकर बीजेपी और कांग्रेस के साथ है, वो रिएक्शनरी मूड में है। हुँ, हुँ, जब इन्होंने ये कहा कि हम पिछड़ा वर्ग को ठीक करने के लिए ब्राह्मण को शामिल किए, तो पिछड़े वर्ग को भी ये लगा प्रतिक्रिया के रूप में कि हम इसको कैसे ठीक करेंगे। हुँ, और आप देखेंगे कि जिस प्रदेश में बसपा और सपा के अलावा तीसरे किसी का नंबर आने वाला नहीं था, हुँ, हुँ, जिसमें 4 बार बहन मायावती जी भी मुख्यमंत्री रही, और मुलायम सिंह जी भी उनके बेटे सहित मिलकर 4 बार मुख्यमंत्री रहे, हुँ, और ये दोनों चाहते तो इस देश की सत्ता आज हमारे हाथ में होती। हुँ, इन दोनों की गलतियों ने पिछड़े वर्ग को भ्रमित किया। दुश्मन तो भ्रमित करने में लगा ही था। जी, इन दोनों ने पिछड़े वर्ग को के साथ विश्वासघात किया, ये कहा जाए। जबकि संविधान के अनुच्छेद 15 में एससी, एसटी, ओबीसी और इनसे जो कन्वर्टेड माइनॉरिटी है सभी बीसी है, हुँ, बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन है। हुँ, आर्टिकल 16 में फिर अलग से क्लासिफाइड किया गया है एससी, एसटी, ओबीसी। हुँ,
तो यदि हम आर्टिकल 15 की बात करते हैं तो हम सभी बीसी हैं, जी। और बीसी को लेकर के इस देश में जो जो मूवमेंट चलना चाहिए था, जो आंदोलन होना चाहिए था, वो आंदोलन हुआ नहीं। 80 के दशक में बामसेफ के बनने के बाद एक आंदोलन निकला और एक नारा निकला कि मंडल आयोग लागू करो वरना कुर्सी खाली खाली करो। कर जी। इस नारे को लेकर के इस देश का ओबीसी जागरूक हुआ, और यहां तक कि बसपा को बढ़ाने में पूरी ताकत भी लगाया। लेकिन जिस ताकत लगाने के बाद उसको जो जो सम्मान, जो अवसर मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। और उसके नहीं मिलने के कारण रिएक्शनरी मोड में जाकर इस देश का ओबीसी भाजपा के साथ गया, क्योंकि कांग्रेस बहुत दिन सत्ता में रही, तो सत्ता के साथ लोग उब चुके थे। कांग्रेस भी जिस लाइन में जाना चाहिए, क्योंकि 1953 में जब काका कालेलकर आयोग बना और 55 में उसकी रिपोर्ट आई और उसको लागू करना चाहिए, तो कांग्रेस ने लागू नहीं किया जी। इसलिए ओबीसी कांग्रेस से नाराज था। और 1981 में 80 में जब मंडल कमीशन बना और ये बामसेफ का मूवमेंट चल पड़ा, तो लोगों को लगा कि भाई इस मूवमेंट से ये बात हो सकती है, बसपा बनी और लोगों को लगा, लेकिन वो उनके साथ धोखा हुआ और इस वजह से लोग गए उधर। और आज वो उधर भी खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, लेकिन उनको कोई नया विकल्प इस रूप में नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो लोकतांत्रिक पद्धति होनी चाहिए, जो लोकतांत्रिक सिस्टम होना चाहिए, वो ना तो सपा में रहा ना बसपा में रहा। सबके सब व्यक्तिगत जातिवादी और परिवारवादी करेक्टर को लेकर बैठे हैं, और इसी कारण ये आज अपना राष्ट्रीय पहचान नहीं बना पाए, केवल एक क्षेत्र में सिमट गए हैं। इस कारण अभी भी असंतुष्ट लोग हैं, जिनको लग रहा है कि कैसे होगा, क्या होगा, सब असमंजस में पड़े हुए हैं। तो ये परिस्थिति है सर, और इस परिस्थिति से यदि समाज को हम उबार पाते हैं तो निश्चित रूप से वो सिस्टम आगे आएगा। मेरा सवाल, आखिरी सवाल यह है आपसे, तो जो आप बता रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव या फिर बहन मायावती जी ने गलतियां की, अगर उन लोगों ने चाहा होता तो पूरे देश पे बहुजन समाज सत्ता में होता, केंद्र से लेकर और तमाम प्रदेशों में। तो वो गलती, जी उस गलती को जी बहुजन जी समाज कितना समझ पाया है, जो मूल निवासी समाज है वो कितना समझ पाया है, और आप लोग उसको दुरुस्त करने के लिए कितनी कोशिश कर रहे हैं, और क्या होगा आने वाले दिनों में? आप क्या देखते हैं कि कब तक ये स्थिति सुधर सकती है, और जिस लक्ष्य के लिए आप लोग लगे हुए हैं उसको पूरा किया जा सकता है, जब देश की सत्ता या फिर तमाम जगहों की सत्ता एक लोकतांत्रिक व्यवस्था से देश चलेगा और बहुजनों के हाथ में होगी, मूल निवासियों के हाथ में? जी जी देखिए सर, ये जो लड़ाई है, ये हिस्सेदारी की लड़ाई है। जी। हिस्सेदारी का मतलब ये है, सन 74 में बिहार लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी ने एक नारा दिया था कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। सन 74 में कहा था उन्होंने, और जिसके कारण उनके मतलब उनके ऊपर गोलियां चली और उनकी हत्या हुई। आज हमारे समाज को यदि ये बात समझ में आए, नहीं हमारी और कोई लड़ाई नहीं है, हमारी सिर्फ हमारी संख्या के अनुपात में हमें हमारा हिस्सा चाहिए। हमारी बाप की संपत्ति में जितने भाई बहन हम होते हैं, उतना हिस्सा हमको मिलता है नेचुरल सिस्टम में, फंडामेंटल हमारा राइट है। तो फिर इस देश की जो प्रॉपर्टी है, जो भी केंद्र है सत्ता के, उन सारे केंद्रों में हमारी संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी होना चाहिए। असली लड़ाई यही है, और कोई अलग से लड़ाई नहीं है। और ये कोई खूनी क्रांति नहीं है, ये केवल वैचारिक क्रांति है। और इस क्रांति को ही खड़ा किया गया था बामसेफ के माध्यम से, और काशीराम जी उसके एज ए पहले प्रोडक्ट के रूप में निकलकर जब इस देश में आए, निकलकर कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, ये विषमतावादी राज बदल दो, ऐसा नारा उन्होंने जब दिया, तो लोगों को लगा कि भाई इस रास्ते में आकर के हमें हमारा अवसर मिलेगा, हमारा अधिकार मिलेगा। तो हम समाज में यही पढ़ाने में लगे हुए हैं कि देखिए, हमारी किसी से खानदानी दुश्मनी नहीं है, हमारी सिर्फ और सिर्फ हिस्से की लड़ाई है। हर क्षेत्र में हमको हमारा हिस्सा दे दो बस। और ये संविधान कह रहा है, मैं अपने से नहीं कह रहा हूं, या हमारी कोई पार्टी अपने से नहीं कह रही है। संविधान में जो बात है कि सबको यदि आप प्रतिष्ठा और अवसर की समता देते हुए पर्याप्त प्रतिनिधित्व की बात करते हो, तो सर होगा और साथ कैसे? ही होगा साथ कैसे? बातें तो हम लोग करते रहते हैं,
हैं? तमाम मंचों से सुनते भी रहते हैं, स्थितियाँ कैसे बदलेंगी? नहीं, देखिए हमने एक संस्थागत सिस्टम डेवलप किया है। जी। हमने हमारे जो ट्रेनिंग सेंटर है, हम हर लीडर को, वो चाहे सोशल लीडर हो, हुँ, हुँ। कल्चरल लीडर हो, पॉलिटिकल लीडर हो, हर लीडर को ट्रेंड करके मैदान में रखना चाहते हैं। जी। अभी तो शुरुआती में हमारे सारे लीडर उतने ट्रेंड नहीं कहे जा सकते पॉलिटिकल फील्ड के, लेकिन इसीलिए हमने इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया। हुँ, बाबा साहब अपने जीवन में संगठन तो चलाए, लेकिन हुँ, उसका संस्था का रूप नहीं दे पाए, हुँ, और वो काम मामसेफ ने कर लिया है, हुँ, संस्था बना डाली है, हुँ, और हमने ट्रेनिंग का प्रोग्राम बनाया हुआ है। हुँ, पिछले आज लगभग 6 सालों से हमारा ट्रेनिंग का कार्यक्रम चल भी रहा है। हुँ, तो हम हर समय में हमारे जैसा लीडर पैदा करने की पूरी दृढ़ संकल्प की प्रतिबद्धता है। हुँ, ऐसा नहीं कि आज हम अकेले लीडर हैं हुँ, और हुँ। कल मेरे साथ कोई घटना घट जाए तो फिर सेकंड लाइन का कोई लीडर ना हो। तो जी। इसीलिए संस्थागत लीडरशिप को डेवलप करने के लिए हुँ, समाज को तैयार करना है, और जब ये संस्थागत नेतृत्व तो पैदा हो जाएगा तो डेफिनेटली हर क्षेत्र में हम हमारी लीडरशिप कभी कमी नहीं होगी। अभी हमारे समाज में लीडरशिप की कमी है। हुँ, किसी जाति, परिवार या व्यक्ति कोई नेता रूप में अभी उभरे हैं, लेकिन जो रियल में सामाजिक लीडर जिसको कह सकते हैं हम, या हुँ, लोकतांत्रिक नेतृत्व जिसको कह सकते हैं, वो डेवलप नहीं हुआ है। और उस दिशा में हम बराबर लगे हुए हैं। जी। हमारा काम ट्रेनिंग का शुरू हो चुका है, और ये आगे चल करके, क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं बढ़ेगा समाज का, हुँ, ज्ञान ही एक ऐसा मार्ग है जो समाज की बुराइयों को दूर कर सकता है। हुँ, और हमारा समाज पहले तो अज्ञानी रखा गया, हुँ, संविधान लागू हुआ तब भी आप देख रहे होंगे हुँ, कि बाबा साहब ने, फूले साहब ने, साहू महाराज ने, यहाँ तक कि तथागत बुद्ध ने भी ये कहा है कि शिक्षा ही विकास का मार्ग है। हुँ, और बाबा साहब ने अंतिम में जो बात कही है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो इसे पिएगा वो गुर्राएगा। तो हुँ, वो गुर्राहट बंद करने के लिए सरकारों ने, आप हुँ, देखेंगे, स्कूलों में भोजनालय ला दिया, हुँ, विद्यालय को भोजनालय में बदल दिया, हुँ, और 8वीं तक के बच्चों को बिना पढ़े पास कर देने का सिस्टम ला दिया। हुँ, इसका मतलब वो अब गुर्राएगा नहीं, साक्षर हो सकता है लेकिन शिक्षित नहीं होगा। तो हम हमारे संस्था के माध्यम से हुँ, समाज को शिक्षित करेंगे, हुँ, और जब शिक्षा होगा तो हुँ, उसके हक और अधिकार क्या है, उसके ऐतिहासिक मूल क्या रहे हैं, जी। इतिहास में उनके पुरखों का कैसा इतिहास रहा हुँ, है, ये सारा गौरवशाली इतिहास जब हम समाज को बताएंगे, तो हुँ, समाज को अपने इस इतिहास का ज्ञान जी। होने के बाद उसको लगेगा कि इस देश में हमारी संख्या यदि ज्यादा है तो हुँ, हम सत्ता स्थापित कर सकते हैं, कर और सकते ये हैं। विश्वास हासिल करने के बाद हम कर सकते हैं। जी, तो एक प्रक्रिया है जिसमें निश्चित तौर पे वक़्त लगेगा और जिस तरीके से पिछले 70 जी सालों में यह समाज आगे बढ़ा है और इसने अपनी ताकत जी को जी महसूस किया है, शिक्षा के ज़रिए आगे बढ़ा है, वैचारिक तौर पे आगे बढ़ा है। तो आने वाले वक़्त में धीरे-धीरे जैसे वक़्त बीतेगा ये और अधिक समझदार होगा शिक्षा के ज़रिए और अपनी ताकत को, अपने अधिकारों को समझेगा और निश्चित तौर पे जो एक जो जी जी एक बाबा साहब को मानने वाले लोग एक लोकतांत्रिक देश बनाने का सपना देखते हैं, जहाँ सब बराबर हों। यहाँ सबको उनका हक मिले, जी वही जी ज़रूर बनेगा। सर बिल्कुल आपने बिल्कुल। वक़्त दिया, इतनी महत्वपूर्ण बातें रखी हमारे दर्शकों के सामने, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भीम।